अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी में 9th क्लास का, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की लॉ एंड थ्योरी की। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड का ये आखिरी टॉपिक है जिसमें हम लॉ और थ्योरी की बात करेंगे कि लॉ क्या है और थ्योरी क्या है। देखिए, बायोलॉजिकल मेथड में जिस चीज़ को हम बेसिकली तौर पर ले रहे थे वो हमारे पास थी हाइपोथेसिस। आपने इस हाइपोथेसिस के ऊपर बेसिकली तौर पर एक्सपेरिमेंट किया, किस मकसद के लिए? इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक। जब आप एक हाइपोथेसिस के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो और जो स्पॉटिव एविडेंस होते हैं उनके मुताबिक वो रिजेक्ट ही नहीं होती, तो वो हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे जिस चीज़ में चेंज हो जाती है वो थ्योरी है, जिसे आप थ्योरी बोल रहे हो। थ्योरी, इसके पास एविडेंस जरूर होते हैं लेकिन वो प्रूवन नहीं होते। ठीक है, तो थ्योरी अब फिर क्या होता है, यानी कि अब जो हाइपोथेसिस है बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे वो किस चीज में चेंज हो चुकी है? थ्योरी में। अब थ्योरीज, इनकी दो तरह की इकसाम होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है और एक प्रीडिक्टिव थ्योरी होती हैं। ये दो थ्योरीज होती हैं, एक प्रोडक्टिव और एक प्रीडिक्टिव, ये दो थ्योरीज हैं। अब ये जो थ्योरी है बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे, यानी कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास एक थ्योरी आ चुकी है, अब वो थ्योरी आगे उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किए जा सकें, किस मकसद के लिए? ताकि उस थ्योरी को चेंज किया जाए आगे किसके अंदर? लॉ में, लॉ या प्रिंसिपल। अब फिर क्या होता है, थ्योरीज को बार बार जांचा जाता है। जब थ्योरीज के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और थ्योरी गलत साबित नहीं होती, फिर वो थ्योरी आगे चेंज हो जाती है किस में? लॉ में, या उसे हम प्रिंसिपल बोल देते हैं। लॉ या वो प्रिंसिपल बन जाता है, वो एक यूनिवर्सल कानून होता है, एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है। वो जो यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है वो इररिफ्यूटेबल होता है, लेकिन जो थ्योरी होती है वो रिफ्यूटेबल होती है। ठीक हो गया? तो ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर दी जा रही हैं? ये बेसिकली हाइपोथेसिस हैं। जो हाइपोथेसिस आप दे चुके हो उस हाइपोथेसिस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स पे वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती। जब वो नहीं होती, वो जो चीज बना रही है वो क्या है? थ्योरी। थ्योरी के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए तो थ्योरी आगे चेंज हो जाती है लॉ में। और लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, इररिफ्यूटेबल होता है। ठीक है, अब ये चंद एक इनके दरमियान डिफरेंस हैं। थ्योरी बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे, जबकि लॉ बेस करता है फैक्ट्स पे। थ्योरी, इसके पास ये टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती हैं लेकिन ये प्रूवन नहीं होते, जबकि जो आपके पास लॉ होता है ये प्रूव होता है। लॉ के पास एविडेंस भी होते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसे प्रूव कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर एविडेंस होते हैं लेकिन वो बैक क्लेम किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उस चीज के ऊपर बैक क्लेम कर सकते हो। फिर इसके बाद जो थ्योरी है ये हमें बताती है हाउ इट हैपन, ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है, लेकिन जो लॉ होता है वो बताता है व्हाई एंड व्हाट, दो वर्ड यूज करता है, व्हाई एंड व्हाट इट हैपन। तो ये दो अल्फाज जो से हैं हाउ और व्हाट वाले, हाउ और व्हाई वाले, इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो यही कि हाउ यूज किया जाता है थ्योरी के लिए, व्हाई यूज किया जाता है लॉ के लिए। एग्जांपल ले लें, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिग बैंग थ्योरी, जंप थ्योरी। और लॉ की बात कर लें तो बायोलॉजी के अंदर ये दो ही लॉ हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ हार्डे-वेम्बर्ग, ये दो लॉ हैं। अगला जो सा है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डाटा को तरतीब देना। अब डाटा क्या है? असल में जब आप किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करने पे अब आपके पास क्या निकल आते हैं? रिजल्ट। अब उन रिजल्ट को आप क्या बोलते हो? डाटा बोलते हो।
बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पे आपकी हाइपोथेसिस है, लॉ है, प्रिंसिपल है या थीरीज हैं, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला, जो उसके कॉन्सिक्वेंस निकले, वो आपके पास बन गया डाटा। अब आप इस डाटा को क्या करते हो, अब आप इस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हो, अब आप इस डाटा को तरतीब देते हो। ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज करते हो, आप यहां पर मैथमेटिकली टूल यूज करते हैं किस मकसद के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए। क्या करते हैं आप यहां पर फ्लो चार्ट बनाते हो, आप मैप प्रिपेयर करते हो, कॉलम्स बनाते हैं, रोज प्रिपेयर करते हैं, फ्लो शीट बनाते हैं, सिर्फ किस मकसद के लिए, टू अरेंज दी डाटा, टू ऑर्गेनाइज्ड दी डाटा। ठीक है जी। अगला है डाटा एनालिसिस। डाटा को एनालिसिस, डाटा का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। डाटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास यहां पर 2 बेसिक स्टेप होते हैं। एक जो स्टेप है उसे हम नाम देते हैं रेशो का, दूसरा जो स्टेप होता है उसे हम नाम देते हैं प्रोपोर्शन का। रेशो, इसका जो साइन होता है वो 2 डॉट लगाए जाते हैं इस तरह से, लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है उसके लिए हम ये 4 डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, जिन्हें बाद में इज इक्वल टू के साइन के साथ चेंज कर दिया जाता है। प्रोपोर्शन में हमेशा आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं, यहां पर 2 वैल्यूज होती हैं और इन 2 वैल्यूज का आप आपस में कंपैरिजन करते हैं। जब आप इन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हमेशा आप इस चीज को क्या करते हो, डिवाइड करते हो। प्रोपोर्शन में आपके पास 4 वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज में से आपके पास एक अननाउन होती है, जबकि जो 3 वैल्यूज होती हैं वो आपके पास नाउन होती हैं। ठीक है जी। अब यहां पर 2 रेशो होती हैं, रेशो 1, रेशो 2, ये 2 रेशोज होती हैं। सपोज कैसे, अब यहां पर हम चीज का कंपेयर करते हैं। मेरे पास 50 हेल्दी पर्सन है, 50 मेरे पास ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं, लेकिन 150 मेरे पास ऐसे पीपल हैं जो बेसिकली क्या हैं, मलेरिया में मुब्तला हैं। मैं इनकी रेशो निकालना चाह रहा हूं। जब मैंने इनकी रेशो निकली, 0 से 0 कैंसिल, 5:15, एक टेबल पे डिवाइड करेंगे 1:3 ऑब्टेन हो जाएगी। रेशो क्या निकली कि मेरे पास जो बेसिकली तौर पर अफेक्टेड हैं, जो मलेरिया में मुब्तला हैं, वो 3 गुना ज्यादा हैं किन से, नॉर्मल पर्सन से। ये मेरी रेशो निकल आई। अब प्रोपोर्शन की बात कर लें। सपोज प्रोपोर्शन में क्या है, मेरे पास 100 स्पैरोज हैं, इन 100 स्पैरो में से मैं बेसिकली तौर पर 20 स्पैरोज ले लेता हूं। ये जो 20 स्पैरोज हैं, टोटल मेरे पास 100 स्पैरोज हैं, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। 100 में से मैंने 20 स्पैरोज ले ली। 20 स्पैरो में से मेरे पास जो 14 स्पैरोज हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली तौर पर हेल्दी हैं। इनमें से 6 स्पैरोज ऐसी हैं जो बेसिकली मलेरिया में मुब्तला हैं। ठीक है, मैं अब इनकी रेशो निकालूंगा, लेकिन मेरे पास अब वैल्यूज आ गई हैं 3, पहली वैल्यू, सेकंड, थर्ड। 20 में से मेरे पास 14 स्पैरोज ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, 6 स्पैरोज ऐसी हैं जो बेसिकली अफेक्टेड है मलेरिया में। अब मैं ये देखना चाहता हूं 100 स्पैरो में से मेरे पास हेल्दी कितनी है और जो मेरे पास आगे अफेक्टेड हैं जिनको मलेरिया है वो कितनी है। चलिए उस चीज का हम इस तरह से कर लेते हैं। मैंने आपको बताया रेशो, अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, यहां पर अब एक रेशो क्या निकली, फर्स्ट रेशो हमारे पास क्या है, 14:20। सेकंड आपके पास क्या है, x/100। आपके पास एक्चुअल 20 थी, 20 में से आपके पास 14 क्या है, नॉर्मल। आपके पास 100 है, लेकिन हमें नहीं पता नॉर्मल कितनी है, फाइंड आउट करनी है। ये 2 रेशोज हैं। अब आप इन्हें आपस में लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, किस तरह से, चलें यहां लिखते हैं, x/100 इज इक्वल टू 14/20। ये दोनों आ गई, रेशो 1, रेशो 2। ये आपके पास होती है मीन पोजीशन, ये आपके पास होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, ये मीन पोजीशन पे होते हैं। अब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x
मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 40। वैल्यू आपने x की मालूम करनी है, 100 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि ये 20 इज इक्वल टू के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब होगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। बाकी आपके पास क्या बच गया, 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 70। यानी कि आपके पास क्या निकला, 70 स्पैरोज आपकी हेल्दी होती हैं। 100 में से 70 स्पैरोज हमारी हेल्दी हैं, 30 जो से होती हैं वो मलेरिया में मुबतला होती हैं। ये हमारे पास क्या होता है, डाटा का एनालिसिस होता है, जिसे हम दो तरीके से करते हैं, या रेशो के जरिए या फिर प्रपोर्शन के जरिए। और इससे पीछे हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा को किस तरह तरतीब दिया जाता है वो हमने बात कर ली। और ये हमारा आखिरी टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे लॉ एंड थ्योरी की।